बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम इसलिए है, कल भी यहाँ से जब दफ्तर से घर गई तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था धूप में बैठने का। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। शहर में अगर सर्दी है, सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए इतनी खूबसूरत धूप है। अब जो लोग दफ्तर में हैं यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, बट टाइम निकाल के थोड़ी देर बाहर जाके सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने अपने रिपोर्टर्स को भी देखा है, वो भी अपनी सीट से उठ के, वो जिसको कहते हैं ना डंडी मार के आप इधर उधर चक्कर लगाते हैं, वो कर लेते हैं। खैर अच्छी बात है। माहिरीन भी ये कहते हैं मुसलसल आपको एक जगह पर नहीं बैठे रहना चाहिए। कोई 15-20 मिनट बाद उठकर आपको थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद। अगर आपका मुसलसल बैठने वाला काम है तो आपको थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए। आपकी बैकबोन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें, तो इनका अगर ख्याल रखेंगे तो आप भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। धूप को ज़रूर एंजॉय कीजिए। जो लोग घर में हैं, विटामिन डी का ये रिच सोर्स है जी, और हम ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सब मौसम रखे। ऑल्दो थोड़ा सा चेंज आता जा रहा है मौसम, गर्मी सर्दी का जो हमारा टेन्योर बचपन में हम देखते थे, अब थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, हम खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करें। और खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। धूप इंजॉय हो गई? हाँ, धूप इंजॉय होती है, छुट्टियाँ भी और धूप भी दोनों। चलिए मैं आप दो एक चीज़ें फिर वो आपा ज़ुबैदा वाली बता दूँ आप लोगों को। धूप यहाँ सुबह की, यहाँ दोपहर के बाद की। दोपहर को धूप निकली नहीं चाहिए, मतलब आप जो 12 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेजेज, और वो आपकी जिल्द को नुकसान पहुँचाती है। जो आपके और 2 बजे के बाद की धूप है ना, वो लें, या सुबह को जो 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे वो वाली धूप लें। दूसरा, मना फरमाया गया है धूप और छाँव में बैठने से, यानी मिक्स होके ना बैठे, या धूप में बैठे या छाँव में बैठे। तो मैंने कहा चलो चलते चलते आपको ये भी नहीं, अब ये तो नहीं, अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसे अब आपको ये 10-15 मिनट मिले थे बाहर तो आप चले गए, अब टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आकाश को देखें ना, अब हम देखते हैं मोटरवे पर उनकी लपेट में खड़े होते हैं, उनको जो टाइम मिलेगा उसकी मैं आपकी बात बताता हूँ। कल हम डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, हम ऐसी बात कर रहे थे कि टाइम नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा ये सारा कुछ जो आप करते हैं, भाग दौड़ काम खा, ये किस लिए है? आप अपने लिए करते हैं, फैमिलीज के लिए करते हैं। तो जब आप ही नहीं है तो फिर ये सारी एफर्ट किस बेसूद है ना। तो दुनिया में हर इंसान की रिप्लेसमेंट तो ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने डॉक्टर की बात की तो हम पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह ताला इनसे बचा के रखे, क्योंकि हालात हमारे यहाँ जो बहुत बुरे हैं, मरीज परेशान हैं, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत है। वकास अहमद, अब खबर ये होनी चाहिए जिस दिन मरीज खुश हों। अब ये खबर नहीं है कि मरीज परेशान है, सही बात है, क्योंकि हम तो खबर वो पढ़ते आए हैं कि खबर वो है जो कुछ आपको चौंका दे। 350 दिन में परेशान रहते हैं, बाकी 2-4 छुट्टियां डाल के वो कुछ नॉर्मल रहते हैं। तो मैंने तो जिस दिन आप तारीफ कर रहे थे ना कि फ्री मेडिसिन और होम डिलीवरी की, तब भी मैं ये कह रहा था कि आप मेडिकल स्टोर्स पे, आप मेडिकल स्टोर्स पे, मेरी बात सुन लेना, चीजें हैं आपस में इंटरलिंक। आपकी सुपरविजन या आपकी गवर्नेंस का ये आलम है कि आप मेडिकल स्टोर्स पे जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर्स के हैं उन पर मॉनिटरिंग आप नहीं कर सकते। आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वहाँ पे लो क्वालिटी मेडिसिन तो नहीं है, क्या ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने एक नया महाज खोल लिया कि हम होम डिलीवरी करेंगे, फिर आपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, उसकी डिलीवरेंस का आलम ये है कि जो कमिटमेंट थी कि आपने हॉस्पिटल में जो बेसिक मेडिसिन थी वो प्रोवाइड करनी है, तो वो आप नहीं कर पा रहे। तो अब मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे महाज खोलने से बेहतर पता क्या है, जो इनका काम है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल हो, अच्छी ट्रीटमेंट हो, जो इनका काम है, और बस मेक श्योर कर लें कि बाहर से जो मेडिसिन मिल रही है वो लो क्वालिटी ना हो, वो ओवर चार्ज ना हो, और जो बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो इंश्योर कर लें। बाकी ये सारे पॉलिटिकल और सियासी स्टंट जो है ना बाद में कर लें, और भी बड़े जगहों पे आप कर सकते हैं। मतलब आपने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपने वो कहते हैं हम आपको इंसुलिन फलां घर दे देंगे, लेकिन जिंदगी बचाने वाली दवाई आपको हॉस्पिटल में हम नहीं देंगे। तो इससे बड़ा मजाक कोई। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद आप लोग मेरी तस्दीक कर दें, ये जो अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत होती है ना आमिर भाई, ये बहुत कोई महंगी अद्वियात नहीं, कोई जान बचाने वाली दवाई, ये मामूली दवाइयाँ ही होती है ना जो मरीज को फौरी तौर पे चाहिए होती है, क्योंकि सारी दवाइयाँ होती है, महंगी भी होती है, जान बचाने वाली अद्वियात ज्यादातर महंगी है। हाँ। और दूसरा
दूसरा बिल्कुल वकास की बात से मैं एग्री करता हूँ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। असल में मसला ये है कि टीचिंग हॉस्पिटल जितने हैं उन्होंने बकाया जात अदा नहीं किए। जिन मेडिसिन कंपनी से ये कौन अद्वियात responsible है? लेते हैं, किसने? गवर्नमेंट। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट, ये मैं तो कहना। पहले आपसे कहा हुकूमत जिम्मेदार है बिल्कुल। इसकी कि उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए। फिर तो इन हुकूमत किस टीचिंग बात के अस्पतालों में शो-कॉज जारी कर रही है नहीं, अस्पतालों वो को, किस ये तो बात? शोकाज नोटिस ऐसे दिखावे के लिए, मेरा अपना जाती ख्याल है कि आपने सरबराहान को भाई उनके पास पैसा होगा तो वो अद्वियात के लिए देंगे। और ये बात इसने बिल्कुल ठीक की कि अद्वियात का म्यार ही कम से कम सही कर लें। जो हम बाजार से भी खरीदते हैं हमें नहीं पता है कि ये जो हमने मेडिसिन वाकई सर दर्द ऐसे के आप लिए है। दवाई खाते रहे कोई आपको? अच्छा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रैब ड्रैब। जिसको बोलते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर्स जो कि इस काम के लिए मुलाजम रखे गए हैं। अगर आप इनसे इनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का ही पता, मैं अक्सर कहता हूँ तो ड्रग इंस्पेक्टर इस माशरे का वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा अमीर है। उसकी दौलत उस वक्त आती है सामने, यानी मैंने आपको एक माशरी का बताया था कि वो कैसे वो एक स्टोर पे लगा और जहाँ हॉस्पिटल में दोबारा भी लग गया। और इनके गैर मुल्की दौरे कभी आप देखें, इनको है, गैर वो तो मुल्की pharmaceutical दौरे, companies इनकी उनको जदायदें, इनके यार एक हॉस्पिटल का स्टोर कीपर जो है वो अगर वलेंशिया में एक महल बना सकता है 2 कनाल सही का, बात है। हर बच्चे के नाम पे बस बड़ी छोड़ गाड़ी दो। ले सकता है, स्विमिंग पूल्स बना सकता है, क्या कुछ नहीं। ये तो वो है जो हमें नजर आता है। जब ये बंदा रिटायर होएगा तो इसकी शादी हाल होएंगे, इसके और पेट्रोल पंप निकलेंगे, इस तरह की चीजें निकलेंगी। तो आप अंदाजा करें कि ये अद्वियात जो आती हैं ये कहाँ जाती हैं, कहाँ बिकती हैं, दोबारा लेबलिंग कैसे होती होगी, कौन से। अब हर हॉस्पिटल के बाहर आपको नेटवर्क है ना, मेडिकल chain है। स्टोर्स की लंबी लाइन क्यों नजर आती है? सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि ये मेडिकल स्टोर्स क्यों, किस मकसद के लिए? अगर अद्वियात हॉस्पिटल के अंदर से दस्तयाब हैं और दी जाती हैं, दी भी जाती हैं, ये मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं दी जाती, ये मामला तो सरासर गवर्नमेंट का है कि इनके लिए जो बजट मुख्तस है वो उनको दिया जाए ताकि ये कंपनीज को अदा करें। आप शोकाज नोटिस करें, आप इनको जो मर्जी आप इनको नौकरी से निकाल दें, लेकिन पैसे होंगे तो देंगे बेचारे। गवर्नमेंट फिर एक ना ओवर बर्डन है। मसलन आप एक डॉक्टर हॉस्पिटल में है ना, वो अगर वो मैनेजमेंट में है, एक एमएस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसने हॉस्पिटल्स को चलाना है। और हॉस्पिटल चलते हैं, मरीज़ जब आया है उसकी जब वो हॉस्पिटल में आया और जब वो हॉस्पिटल में गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। क्या वो उस दौरान उसकी अच्छे से देखभाल की गई, क्या उसके टेस्ट हुए, उसको जो रिक्वायर्ड मेडिसिन गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किया कि हम आपको लाइफ सेविंग हॉस्पिटल में देंगे वो मिल रही है, उससे आप उसको अकाउंटेबल बना लें। जब आप उसको कहते हैं कि यार हमारी तरजीह ये नहीं है, आपने एक और प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करना है और वो ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि फलां मरीजों की दवाइयाँ घर जा रही हैं, ठीक है, तो वो भी तरजीहात देखते हैं। 5 टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे और हाँ जी। उसमें 3 में अगर तीन में अद्वियात ये- नहीं है, आप उन 2 में भी चले जाएं, यही हालात नहीं लेकिन Honestly हालात वहाँ पे speaking। इसका मतलब है नहीं है ये मामला, रिस्ट्रिक्ट कर लेकिन दें। फिर भी आपको आमिर और भाई अगर है अगर अब मेरे ख्याल आप शायद एग्री हों, फिर मरियम साहब से आप रिक्वेस्ट भी कर लीजिएगा, जिसका काम है ना सिर्फ उसको उसकी जिम्मेदारी तो रिस्ट्रिक्ट कर दे और उसको अकाउंटेबल ठहराए। हाँ, एक्स्ट्रा एक बर्डन ना डालें ज़्यादा भाई। जो निज़ाम लेकर आएं, बेसिक कोई काम monitoring है, करें। जो बेसिक काम है वो हो नहीं रहा, तो आप उनको और कह रहे हैं आप ये भी कर ले, आप वो भी कर ले। मैं तो खुद कहूंगी बजाते खुद सीएम साहिबा को जाके कोई अस्पतालों के सरप्राइज विजिट करने चाहिए, वहाँ पर हालात देखने चाहिए, फिर मेरे ख्याल से उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने दफ्तर में आपको जो रिपोर्ट दी जा रही है ना वो हकाइक के बिल्कुल बरअक्स होती है। डॉक्टर्स के मुअत्तली के खिलाफ अस्पतालों में जुज़वी हड़ताल, अद्वियात का मसला है, दूसरी तरफ ये मसला है। आमिर भाई, लेकिन डॉक्टर्स के मुअत्तली वो तो ये तो ब्लैकमेलिंग है। पहली बात है डॉक्टर्स हड़ताल कर नहीं सकते, पूरी दुनिया में नहीं करते, उसका एक तरीका कार है, वो अपने हम तो इजाजत बचपन कार्ड से ही करते हैं। हड़तालों पे देख मैं रहे हैं, आपको बताता महीनों हूँ, हड़तालों पे ये देख रहे हैं, आप करते पूरी हैं, ये दुनिया करते के हैं, यहाँ पे मिसालें दे होता रहे है, ये यहाँ पे होता है। इमरजेंसी बंद कर दी जाती है, ओपीडी बंद कर दी जाती है, वार्ड्स में किसी को काम नहीं करने दिया जाता, बैरूनी दुनिया में नहीं है। नहीं होता। पिछले दिनों निश्तर हॉस्पिटल में मामला था और मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया, वो रोज़ाना एहतजाज करते थे, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना चला एहतजाज। एक दिन के लिए ना उन्होंने इमरजेंसी बंद की, ना उन्होंने ओपीडी बंद ड्यूटी के बाद करते हैं। नहीं उन्होंने अब तकसीम कर लिया। हाँ जी, आधे लोग अब एहतजाज में बैठेंगे, आधे लोग फिर बैठेंगे, अच्छा, बाकी आधे काम कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, ये दुनिया में है। अगर दुनिया में है तो आपको यहाँ पे भी ये जुज़वी हड़ताल, और आप बुरा लगता है आपके इस तरह के लफ्ज़, आप मरीज को देखने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपने हलफ उठाया है। तो आप अगर यही काम करेंगे, आपको हड़ताल इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना, उसके मैं हक में हूँ। 8 से 10 बजे तक जो है 2 घंटे जुज़वी हड़ताल, और ये वो टाइम है कि आपके दूसरे शहरों से लोग जो है ना
अक्सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल दूर दराज से लोग सुबह के टाइम आते चले हैं ये कि भी सारे ठीक है, सीनियर 8 से डॉक्टर्स 10 इसका मतलब है कि लोगों को पता हो कि 8 से 10 ये इजाज कर रहे हैं, तो ना जाए। चले ये जुज़वी है। अच्छा, दूसरी तरफ ना वैसे आमिर भाई, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अभी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई महज़ब अंदाज में प्रोटेस्ट करता है ना तो उसको वो बॉदर भी नहीं करते। एक रुझान सा बन गया है कि आप बाहर निकल के वावेला करें, सड़क ब्लॉक करें, तोड़ फोड़ करें, फिर आपके साथ वो बैठेंगे। यार आपके वज़ीर-ए-आज़म ने बताया तो नहीं तो वो तो शायद इhtजाज जो हम भी है कर रहे हैं, आपका वो रिकॉर्ड हो जाए और उस पे तो उस पर वो नोटिस भी लेना कि हाँ भाई कि क्या था? एहतजाज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि ये एहतजाज का तरीका है, एहतजाज ऐसे कर। मैंने भी कर दिया एहतजाज। अब आप क्यों एहतजाज करने लगे हैं? आपके तो सारे मुतालबात माने गए हैं, आपको छुट्टियां आराम से मिल गई, अगली भी मिल जाएंगी, पता नहीं अब आप क्यों एहतजाज करें। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम आ रहे हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है जी, शाहराहों पर बेहंगम पार्किंग ने ट्रैफिक मसाइल को बढ़ा दिया। 11 पार्किंग प्लाजे कागजात तक महदूद। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बारहा प्लानिंग की जा रही है, पार्किंग प्लाजे बनाने की बात वो भी बार बार कर रहे हैं। अभी वो जो पार्किंग ट्रैफिक बेहतर करने के चक्कर में आपने फिरोजपुर रोड पर लाइन बना दिया बाइकर्स के लिए, अभी वो बन रही है। तो मुसलसल 5-6 दिन से, क्योंकि मैं भी 3 दिन मुसलसल वहाँ से गुजरती रही हूँ, शदीद ट्रैफिक ब्लॉक रही है। वकास अहमद आपकी तरफ में आ रही हूँ, ट्रैफिक के पहले सूरत हाल पे बात कर लें, फिर पार्किंग प्लाजा पे। ट्रैफिक बहुत अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। कितने का है ट्रैफिक के मसाइल? कोई मसाइल नहीं है। ये मसाइल रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी लगी रहती है। आपने ये भी बात की कि पार्किंग प्लाजे, इमेजिन करें कि जिन स्पॉट पे ये पार्किंग प्लाजे बनने थे वहाँ पर जो पार्किंग के ठेके अता फरमाए गए हैं वो शख्सियात कौन सी हैं? ठीक है, ये अभी तक हम उस हमारा वो मेयार नहीं हुआ है अखलाकी तौर पर भी कि हम ये डिसाइड कर लें कि यार हमने अवाम के पैसों के हम मुहाफ़िज़ हैं, हमने एक एक पाई कोशिश का एटलीस्ट करनी है कि ये नेक नीति के साथ लगाए जाएं। जितने पैसे आप लाहौर पार्किंग की बातें कर रहे हैं, हाँ जी, तो मैंने इसलिए सबसे पहले ये कहा है कि सब ओके है। हाँ। ठीक है, बेरोज़गारी है, लोगों को हमने रिज़्क देना है, जगह जगह पे हमने पार्किंग करवानी है, तो ऐसे ही रहेगा। ये शुक्र करें, ये हमेशा जो रंग रोगन था ना, ये माल रोड पे होता था, तो इसलिए वो निकल कर आ गए हैं फिरोजपुर रोड पर। और अभी तो इसके वो लागत नहीं भी सामने आई, वो आएगी फिर पता चलेगा। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर ये लाइनों इसके ख़िलाफ़ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारी ट्रैफिक प्लानिंग में एक चीज़ इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन के ज़िम्मे में आती है कि आप बाइक वाले को, आप छोटी गाड़ी वाले को, आप चिंची वाले को ना तो उसको कमतर समझते हैं। भाई अगर आप ये कहते हैं कि बाइक वाले को समझ नहीं है, तो क्या आपकी जो गाड़ी और बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग उनको समझ है? भाई उनको पहले निकेल डालें ना, उनको भी ये बताएं कि भाई बाइक वाला भी इंसान है, अगर कोई साइकिल पे जा रहा है तो वो भी उतना ही डिज़र्व करता है उस सड़क का, वो भी उतना ही हकदार है। ये अब जो ये गोल्डन लाइन बना रहे हैं, इसका जो हशर होना है ना, जहाँ से ये गोल्डन लाइन ख़त्म होनी है या जहाँ से ये शुरू होनी है, वहाँ पे देखिएगा क्या, पता नहीं डायमंड है गोल्डन है, मेरे ख्याल है गोल्डन है कि डायमंड है। अच्छा, एक तो पहली बात, एक लाइन है, अच्छी बात है कि एक अलग लाइन बन गई, बन जाएगी और उस पर चलना शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। ये यूके में रह के हैं, इनको पता है कि वहाँ पे वो जो टैक्सी और बस की लेन है उसमें आप गाड़ी नहीं घुसा सकते वहाँ, क्योंकि बाइक्स का ये मसला नहीं है, चिंची वहाँ पे होते नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक जो ब्लैक कैब है उसके लिए उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं इसको कह सकते। मैं पहली बात कही। दूसरी बात ये है कि ये जब बन रही है, उसके मुताबिक ये जब बन रही है तो आपको लगता है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आती है कि एक आपके पास बनी बनाई थी, पहले आप एग्जाम्पलरी उसको तो यूज करके देख लेते लोगों को। आप अगर क्रीम ब्लॉक से जिना हॉस्पिटल तक आए तो दोनों साइड्स पर बाइक लाइन बनी हुई है, साइकिल की है, साइकिल लेन, बिल्कुल साइकिल लेन, चलें आप बाइक लेन भी है, बाइक के लिए इस्तेमाल कर लें, उतनी रोड है, बाइक के लिए है, आपके पास जगह है तो आपने किया उसको, आपने उसकी नहीं की। और आपने उसके बाद नहर पर एक लाइन लगाई थी, तो ये किसी ने उसकी पाबंदी की कि यहाँ पे सिर्फ बस चलेगी या ट्रक चलेगा या हैवी वो जो है व्हीकल्स वो चलेंगे और मोटरसाइकिल चलेगी, उसकी भी पाबंदी नहीं है। तो आपके पास एक एग्जाम्पलरी होना चाहिए था। मैं कहता हूँ क्रीम ब्लॉक के दोनों, क्रीम ब्लॉक से जिना हॉस्पिटल तक
दोनों तरफ वो बाइक लाइन है। अब मेरे ख्याल से फाइन रखेंगे उसको नहीं, फाइन तो रखेंगे, हाँ, फाइन तो रखेंगे, ये अच्छा हो जाएगा। यूज नहीं करेंगे। अभी इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, काम हो रहा है, कहीं बुलडोजर लगा होता है, कहीं मुझे पता है। बाइक्स अभी उधर उस तरफ हाँ ही जी, है। ऐसे तो ही। ये चिंची और बाइक्स के लिए जहाँ जहाँ सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ वहाँ पे मुल्तान इनको रोड की ये भी रोड्स बनेगी। बने। मुल्तान रोड सिग्नल फ्री है नहीं? एक अच्छा दो, काम तीन था। सिग्नल मुल्तान रोड पे यहाँ 3 सिग्नल्स तीन हैं अभी, सिग्नल्स हैं। जो कि 1 मिनट में खत्म हो सकते हैं और कम पैसों और बगैर पैसों के खत्म हो सकते हैं। सिर्फ आपको वो बने बनाए वो पिलर से उठा अच्छा, कर मैं तो वैसे आमिर भाई ये जो सिग्नल फ्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके बहुत खिलाफ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप ये रेसिंग ट्रैक तो है नहीं है शहर में, आपने ट्रैफिक को मैनेज करना है, एक लिमिट स्पीड में रखना है उनको। नहीं, वो आप उसको अगर रखना सर होता है। गुजारिश ये है, गुजारिश मेरी नहीं, से विकास मेरी कुछ- मैडम में गुजारिश हाँ ये यार, है, आप इसको जो मर्जी आपकी करें, राय है, मेरी- आपकी राय है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना, आप जिन शहरों को फॉलो करते हैं, बीजिंग से लेके लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, किसी भी शहर में दुनिया भर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो उन्हीं ट्रैफिक सिग्नल से मैनेज कर रहे हैं ना। उसकी हमारे- रीजन ये हमारे होती है, मिसाइल उसकी ट्रैफिक- रीजन हमारे ये है। मिसाइल ये है कि यहाँ मोटरसाइकिल और चिंची वाले किसी सिग्नल की माँ बहन पासदारी नहीं करते। वाकई अब उनको छोड़ दे, मैं पता लफ्ज नहीं। क्या बोलूं मुझे उस ना पे? इस पे आ जाए आमिर भाई, पार्किंग प्लाजो पर 11 पार्किंग प्लाजे कागजात तक ये तो मौजूद है। मैं लागत तो पिछले- 3 से 10 अरब पर जा पहुंची मैं है, तो जो 3 अरब में बनने थे। ये तो अभी है 25 साल से मैं इस पर बोल रहा हूँ कि खुदारा बना दें। इन्होंने एक नीला गुंबद में बनाना था, वहाँ पे भी नहीं बनाया। 11 ये पार्किंग अहम जगह प्लाजे लिखी, दाता दरबार, अप्रूव्ड हैं। हॉल रोड। और आप लोअर माल पे चले जाएं तो वुकला जो ऐवान अदल के सामने जो वुकला हैं, उन्होंने पूरी की पूरी वो सारे, लेकिन उनके लिए जगह मुख्तस है कि वहाँ पे बना दिए जाए पार्किंग प्लाजा। देखें, आप जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनाएंगे और उनके नीचे दुकानें नहीं बनाएंगे, जैसे आपने डी चौक रंगमहल में बनाई, मैं हमेशा बोलता हूँ उसके मुतालिक कि उसके नीचे दुकानें बनाकर जिसने भी ये आइडिया दिया ट्रैफिक उसने जुल्म कर दिया, उसके इर्द गिर्द सारी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो दुनिया भर में जहाँ पार्किंग प्लाजे बनते हैं दुकानें नहीं बनती हैं, वहाँ लिफ्ट्स बनती हैं, अच्छी वाली लिफ्ट्स हैं। तो आपको ज़रूरत है 3 से 10 क्या ये 20 अरब तक चला जाना है, क्योंकि इस तरफ वो बात सही कहता है किसी हद तक कि हमारा ध्यान नहीं है लोगों को सर्विस फराहम करने में। क्यों नहीं हम बनाते जो गड़ी शो वाला अप्रूव्ड है, हाँ, अंडरपास कलमा बरकत मार्केट वाला अप्रूव्ड है, क्यों नहीं बनाते? क्रीम ब्लॉक अगर वाला आपने अप्रूव्ड ट्रैफिक है, मसाइल का हल क्यों निकालना नहीं है, तो इस बनाते? तरफ आपको खारक जाना वाला पड़ेगा। अप्रूव्ड है, क्यों नहीं बनाते? आपका ध्यान नहीं है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो बच्चों से तालियां बजवाते हैं, टीचर्स की निगरानी, ऊपर टीचर निगरान ऐसे घूम रहे होते हैं, कोई लफ्ज़ ना बोल दे पहले से सारे ना। कल मैं देख रहा था, अच्छा सीन था। दो जिस तरह से वो इम्तहानात में घूमते हैं ना, इस तरफ और एक तरफ उस तरह से चक्कर लगाते क्लैपिंग का स्टैंडर्ड एक मुख्तलिफ उस तरह किया है, से उस पर अमल दरामद हैं। करवाया गया। मुझे नहीं पता उस पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए कि लाहौर की ट्रैफिक को, और जो इन्होंने भाई ने बात की थी कि ये पार्किंग का मसला, आप कैन यू बिलीव कि आपकी पार्किंग कंपनी ने इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा मुश्किल बना दिया हुआ है। आपको कहीं भी पार्किंग अब मिलती, यार आप पैनोरामा सेंटर है, आप मुझे उसके आप नीचे कहीं गाड़ी पे भी लगा के चले दिखाएं। जाएं, आप कहीं पे भी वर्किंग डेज में चले जाएं, पार्किंग की आपने space नहीं है। पैनोरामा बिल्कुल की आप agree पार्किंग करते को दुकानें बना दी, हैं। सही कह रहे हैं आप। तो बाहर माल पे गाड़ी लगेगी ना, फिर माल पे लगेगी तो और वो फिर सारी ट्रैफिक जैम जैम होगी। सो एक अहम मसला है, अगर आप शहर की ट्रैफिक सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत अहम पहलू है, जिसको अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो फिर आप जो मर्जी करते रहेंगे। किसी भी शादी हाल को, किसी भी पाबंद कर दें। स्कूल को, जब तक उसके पास 25-30 गाड़ियों की ना होए पार्किंग, उसकी इजाजत ना दे, चाहे वो बेसमेंट बनाए चाहे वो ऊपर ले जाए। अदरवाइज ट्रैफिक मसाइल नहीं आपके मसाइल हल हो हल नहीं सकते। होंगे। हम ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त इकदाम, मेरे ख्याल से अच्छी खबर है ये। सांदा और पीको रोड रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर में पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे फाल रहेगा। यानी वो लोग जो कि अपने ऑफिस टाइम में नहीं जा सकते, अपनी दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, अपने काम से इधर उधर टाइम निकाल के नहीं जा सकते, उनको ये सहूलत दी जा रही है शिमला पहाड़ी ऑफिस जाके। अच्छा, इससे पहले ये चीज़ होती थी कि जी आपके इलाका आपको जो करीब लगता है उसी का ही, यानी अगर मेरा घर समनाबाद है तो मैं गार्डन टाउन ही जा सकती हूँ, शादरा और यहाँ वहाँ, अगर लेट्स सपोज मेरा ऑफिस शादरा है, या मैं मेन जो आपका नादरा वाला ऑफिस है शिमला पहाड़ी वाला वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन अब ये भी सहूलत दी गई है कि आप लोग सभी लोग जो नहीं अपना पासपोर्ट बनवा सकते, टाइम निकाल के अपने करीबी दफ्तर नहीं जा सकते, वो शिमला पहाड़ी से बनवा सकते हैं। आमिर भाई देखिए, वो तो पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, और इतना अच्छा इकदाम है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए। मैंने वो लाइन्स देखी, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लाइनें थी, और 2-2 3-3 घंटे आपके सिर्फ लाइन में खड़े होकर ऐसे ही है। गुजरते थे। एक बात, लेकिन आप खुदारा इसके साथ साथ अगर आप ये काम कर रहे हैं तो नेशनल बैंक को भी डिजिटलाइज कर दें,
उसकी ऐप बनवाएं जहाँ पर आप पासपोर्ट की फीस जमा ऑनलाइन पे कराएं कर और QR कोड जो है वो आप जाकर दें उनको कि आपकी फीस जमा है। नहीं सर, ऑनलाइन होती है। नहीं सर, फी पासपोर्ट अभी भी लाइनें हैं नेशनल बैंक लोगों को पता नहीं होता। नहीं, वो फीस ऑनलाइन भी वैसे जमा होती है। online सबज हो और जाती ब्लू है। वो लेके बेचारे इजी खड़े हैं। पैसा से हो सकती है। मैंने अभी जेल रोड पे कैश देखा है, जेल रोड पे जो लोगों को आपका पता है। नहीं है, लेकिन लेकिन पासपोर्ट अब की फीस देखें, ऑनलाइन सबमिशन हो ये तो जाती बड़ा अच्छा है अगर हो गई है है। तो एक नेशनल ऐप बैंक से हट गए हम। है, एक ऐप है, ये तो अच्छा है, उससे ये आप तो अच्छा है। PSID जनरेट करते हैं और उसके अगेंस्ट इवन अपने बैंक अकाउंट से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा है अगर ये 3 इस तरह से हो मजीद गए। पासपोर्ट दफातर को फॉल किया गया है। बहुत अच्छा है। 24 घंटे वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। शिमला पहाड़ी वाला, पहले नादरा वहाँ पे ऑफिस 24 घंटे का है और आपके पीको रोड पे, ये हमारे ऑफिस के करीब ही हाँ है। जी, यहाँ पर भी बड़ा अच्छा सेंटर बन गया। आप पासपोर्ट आप बना सकते हैं। पहले आपको याद है 2 होते थे, 2 बिल्कुल। या एक ये बरकत मार्केट की साइड पे होता था और एक गार्डन वो टाउन में, और एक वो शहर की तरफ है एबट रोड एबट वाला। रोड वाली साइड। और वहाँ पे रश ख़त्म नहीं होता था। तो अब इसका मतलब ये है कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं, एक वैसे एक पासपोर्ट ऑफिस ऑफ डिफेंस की तरफ भी पिछले 2-3 दिन मेरा जाना हुआ, तो वो एक नया शहर है बिल्कुल और सही इतना कहा। गहरा है और उतना घना हो गया है वो, यानी इतना गंजान आबाद है कि आप हैरान होते हैं कि यार इतनी अंदर तक दुनिया जो है खेतों के अंदर चली गई है। तो वहाँ तक आप जो है वहाँ भी एक एक्सेस बना दें पासपोर्ट ऑफिस की, तो बड़ा अच्छा है। लोगों को ज़्यादा ख्वारी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट आपकी ID है जो इंटरनेशनली चलती है, ये आपको बासानी मिलनी चाहिए। अच्छी मेरी मालूमात में इजाफा है क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से बनवाया नहीं है पासपोर्ट, ऐप मेरा बन खुद चुकी renew होने है। वाला अब है। मैंने अपना रिन्यू करवाना है, मेरा खुद मैं renew इसे होने PISD से जो है हाँ जी, करके फीस पे मुकम्मल होता है। अच्छा वकास, एक लोगों को चीज़ इन्फॉर्म हमें भी यहाँ पे करनी है। अब जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन फीस भी पे हो रही है, अभी तक एजेंट जो है ना, जैसे ही आप जाते हैं ना पासपोर्ट दफ्तर, तो लोग आपको घेर लेते हैं। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लोगों को बतानी ज़रूरी है कि उनके लिए आसानियाँ जिस तरह से पैदा, लोगों को पता ही नहीं है कि अपनी फ़ीस पहले अगर जमा करा के चले जाएंगे उनका टाइम बच जाएगा। ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी अच्छा, है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है आपकी परसेप्शन तब्दील करनी पड़ेगी। आपको परसेप्शन आपकी तब्दील होनी है। जैसे कोई प्राइवेट या कॉर्पोरेट ऑफिस खोलते हैं ना, तो वो ऐसा बनाओ श्रृंगार कर देते हैं। बैंक, प्राइवेट बैंक की बात कर लें, काम हो ना हो, लेकिन वो आपको इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने जाना प्राइवेट बैंक में ही है। हालांकि जब वो क्लोजिंग शीट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि चाय और कॉफ़ी मुझे बड़ी महंगी पड़ी हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। एक ना परसेप्शन बनी हुई है कि के कुछ अदारे हैं जहाँ पर बगैर सिफारिश के और रिश्वत के काम हो ही नहीं सकते। किसी हद तक वो चीज़ें सही भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं या कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर आप बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के भी आप काम करवा सकते हैं। वो परसेप्शन तब्दील करनी पड़ती है। मैं 100% कहता हूँ कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप चुप करके किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर जाएं पुलिस के और अपने डॉक्यूमेंट बनवा के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं, यार हमें को वहाँ बंदा बता दे। तो एक परसेप्शन है कि जी पुलिस से कोई अच्छा काम होना ही नहीं है। सेम, क्योंकि माजी में इतने क्या कहते हैं सताए हुए हैं, धक्के थे, इतने सताए हुए हाँ, थे बिल्कुल सही कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी जब आप खबर पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि बस हमारे पाकिस्तानियों के मसाइल देखें। एक वक्त था जब पासपोर्ट नहीं बन रहे थे और वीज़े मिल रहे थे। आज पासपोर्ट बन रहे हैं तो वीज़े नहीं मिल रहे। लेकिन बिल्कुल। ये मैं फिर वो बात करूंगा कि मोहसिन साहब की जो अप्रोच है, जो उनकी डोमेन है, पब्लिक इशू ये था कि हमें इश्यूज थे पासपोर्ट बनवाने में, सर्विसेज में, बिल्कुल उन्होंने वो सॉर्ट आउट कर दिए। ये उनकी डोमेन में था, उन्होंने कर दिए। चले बाकी चीज़ें डिप्लोमेटिक लिहाज से बेहतर हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी ऐसी लोगों के जो इश्यूज़ हैं, खा वो पार्किंग के हवाले से हों, खा वो पासपोर्ट के हवाले से हों, बिजली के हवाले से, आसानियाँ होनी चाहिए, आसानियाँ होनी चाहिए। और इसके लिए आपको जाना पड़ता है, और इससे कोई इतना बड़ा नहीं है, लोगों से पूछना आपने पड़ता है। सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है और एक सीधा रास्ता बना देना है कि लोग आए अपना काम। अब लेकिन इसमें बताओ, एजेंट उसके लिए माफिया लाहौर में follow-up तो लेते खत्म हो रहना। गया, लाहौर में खत्म हो गया, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। अच्छा लाहौर में तो एजेंट माफिया आप चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस आपको बाय नादरा के अच्छा, ऑफिस मेरा के बाहर वैसे मिलते काफी हैं। देर हो गई है जानन, क्योंकि मैंने मेरा उसको तो पासपोर्ट बताया भी कि अच्छा, expired उसका हो एक गया, और 3 साल हो सजेशन गए। भी है, उसकी एक और सजेशन भी है। एजेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस के बाहर करता क्या है, जो बड़ी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, हदायत कि आपको आपने रिन्यू करवाना है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये मेरा ख्याल है जहाँ से पासपोर्ट ऑफिस की हदूद शुरू होती है ना,
वहाँ पे वाजिया तौर पर तहरीर इंग्लिश उर्दू में वाजिया होना चाहिए। यही लोग जाके एजेंटों से पूछते हैं, वो फिर उनको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी कमी है। वो फॉर्म जो है वो हम जमा नहीं, ये बहुत बड़ी फिल चीज नहीं कर आपने सकते कही है। बिल्कुल, जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते वो हम बैठ के उनको दे रहे होते हैं कि ये ले जी आप फॉर्म फिल उसमें लाइनें लगानी होती हैं, उन्होंने भी लाइनें लगाते हैं, नाम पता आप बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इन चीज़ों का इदराक मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए। आप आजकल तो हर चीज़ आपको मोबाइल ऐप पे पता चल जाती है, फीस जमा करा के जाएंगे, एक और आसानी हो जाएगी। जी जी कहिए। आपका सारा सिस्टम डिजिटलाइज है, फिंगरप्रिंट्स आप लेते हैं, डिजिटली आप फैमिली ट्री को वेरीफाई करते हैं। एट द एंड आप एक फॉर्म निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये फॉर्म हमें फलां किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से टेस्ट करवा के लेके आए। मेरा ख्याल है कि अब उस पे भी ना कुछ सोचना चाहिए कि यार वो किसने कर लेना है। टेस्टेशन तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, कैसे कैसे ये नहीं सर, जैसे आप रिन्यू आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप इसमें टेस्ट तो करा के लाएंगे। सर जो रिन्यू होता है ना सर, मैं कह रहा हूं जैसे आपने आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है, आईडी कार्ड रिन्यूअल है जो ना, आईडी कार्ड का रिन्यूअल ठीक होएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ पासपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप सरकारी अफसर से कराएं कि आप वही हैं जिसने ये सारा डाटा मेरा आपके पास हो सकता है, मेरा आपके पास हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना जी। लेकिन ये कि अब आपको एक ही जगह पर कल को तमाम जिम्मेदार चीजें वो हो जाएंगी ना, तो इधर उधर के चक्कर से आसानी हो जानी चाहिए। वो सरकारी बेचारे अफसर ढूंढ रहे होते हैं, ये बात ठीक है। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि शहर से बाहर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। ईटीओ एक्साइज को ये इख्तियार दे दिया गया है, मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशों की टैक्स तशखीस कर सकेगी। शहर से बाहर हाउसिंग सोसाइटी सिस्टम में शामिल करने से करोड़ों टैक्स वसूली में इजाफा मुतवक्को है। एक्साइज हुकाम का कहना है शहर के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का टैक्स देती हैं। आमिर भाई? हाँ देती हैं। आपको घर से आपको टैक्स नोटिस आता है, आपको ये तो आपकी गिरफ्तारी हो लिखा होता है उसके ऊपर जी। और ये अच्छी बात है क्योंकि आप अगर ये दावा करते हैं कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लाहौर में है, हालांकि होती शरकपुर में है या आपकी शेखुपुरा की हदूद में होती है, लेकिन आप ये दावा तो यही करते हैं कि लाहौर में है आपकी सोसाइटी, तो फिर लाहौर वालों को आप टैक्स भी दे दें। देखिए यहाँ वहाँ पे वो एक्साइज के दफातर नहीं है क्योंकि अब देहात की तरफ निकल गया मामला। सही। तो वहाँ पे आप सोसाइटीज़, मैंने अभी जिक्र किया था डिफेंस में अंदर देहात के अंदर ज़मीनें जो हैं, ग्रीन एरियाज़ जो हैं वो ग्रे उसमें ब्राउन एरिया में शामिल हो गए। तो इसी तरह चारों तरफ लाहौर की अगर आप जाएँ, चाहे आप रायविंड की तरफ चले जाएँ, चाहे शेखुपुरा की तरफ चले जाएँ, कसूर, उकाड़ा, जिस तरह मर्जी चले जाएँ, आपको ये सोसाइटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। तो अगर बन रही हैं तो किसी महकमे ने तो उनसे कोई टैक्स लेना है। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है कि जहाँ तक वो कहते हैं कि लाहौर के सिर्फ मोटरवे से 5 मिनट की ड्राइव पर, तो एक्साइज वाले भी 5 मिनट की ड्राइव पर पहुँच कर आपसे वो टैक्स वसूल कर लेंगे और इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए मेरा ख्याल है ये जमा कर सकते हैं, क्योंकि अब लाहौर के इर्द गिर्द भी एक नया लाहौर बन गया वो। बिल्कुल ऐसे ही है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वकास। अच्छा बिल्कुल टैक्स लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है टैक्स लेने से पहले उनको अगर रेगुलाइज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर इनके पास इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर देनी है, मोटरवे से 5 मिनट की ड्राइव एक्साइज के टैक्स क्या कहते हैं, दहिंदगान होगा ना, दहिंदगान नहीं, वो अगर वो दे देंगे तो दहिंदगान हो गए ना, तो फिर एक और कैप्शन लाइन टैक्स दहिंदगान है, ये टैक्स पूरा देते हैं। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट जहाँ ये समझती है कि इनसे टैक्स वसूली होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टैक्स जिससे लेने जा रहे हैं उससे ये भी पूछें क्या वो आवाम को वो डिलीवर कर रही है जिसके नाम पर आप उससे टैक्स ले रहे हैं। तो ये भी साथ साथ होना चाहिए ताकि टैक्स आपको मिल जाए, आवाम तो ना लुटे। तो बहुत सारी जिन सोसाइटीज़ के इन्होंने आमिर भाई ने जिक्र किया 5 मिनट ड्राइव पर, वो ऐसे ही हैं, बस अब आते हैं पैसे लेते हैं। अच्छा उसमें मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के NOC भी उनके पास होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम कल को छोड़ चक्कर होते हैं तो हमें वे आउट है हमारे पास। एक कोने का लेते हैं NOC और फिर उसके पीछे आप बढ़ाते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी NOC की वो कोई पूछने वाला जो नहीं होता। खैर, बिजली चोर नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स आ गई है, इसके लिए फ्लैग मार्च किया गया है। शाहिद सिपरा साहब की खबर है और वो ये कहते हैं विफाकी हुकूमत ने लेस्को में पाक रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। मार्च में SE ईस्टर्न सर्कल, एक्सचेंज शालामार डिवीजन भी शरीक हैं। इनको क्या लेस्को का हिस्सा बनाया गया? वकास अहमद, इस खबर का मतलब है कि आपकी पुलिस नाकाम हो गई है बिजली चोर पकड़ने में। लेस्को से तो हम तो कोई नहीं करते, आपकी FIA नाकाम हो गई है। मुद्दा ये हमारा नहीं है कि हमें पता नहीं है बिजली चोर कौन से हैं, जिन इलाकों का बताया गया ना, बड़े बिजली चोरों को। मैं ये कहता हूँ
क्या आपको लगता है कि आप फ्री हैंड दें पुलिस को, कानून के दायरे में ला के और टास्क दें कि जी हमें ज़ीरो टॉलरेंस चाहिए, तो क्या बंदे पकड़ नहीं सकते? तो फिर मसला ये है, जैसे उस दिन खबर थी कि ये बिजली चोरों की काउंसलिंग करने का फैसला किया गया है। अब आपने जो कुछ जो जिस तरह से FIA एंड ओवर बिलिंग वाले इशूज़ को लिया, वो भी तो चोरी है ना, वो इनकी तरफ से चोरी थी। फिर जो बड़े चोर हैं, जब पता चलता है कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई उनमें मुलव्वस है, तो ये अगर अपना गिरेबान जहाँ के उसको साफ कर लेंगे तो पुलिस भी इनका काम ये कर देगी। जो अदारा इनका काम, इनकी दिहाड़ी बंद करने लगता है ना, उससे कहते हैं कि इससे हम निकले अगले पे चले जाते हैं। तो ये जैसे टाइम पासिंग टैक्टिक्स हैं। पहले इन्होंने FIA से कहा कि जी, पहले पुलिस से इनको एतराज़ था जी पुलिस FIR नहीं करती। जब पुलिस ने FIR देना शुरू की, फिर इन पे FIA को आया। FIA ने जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि जी आप हमें थोड़ा टाइम दे। ये रेंजर्स को ना बहुत बासर जगहों पे लिखा हुआ है। रेंजर्स ने क्या करना है? रेंजर ने आपके ऑपरेशन में आपको हेल्प आउट करना है ना। रेंजर ने जाकर बिजली चोरी नहीं पकड़नी ना उन्होंने कहना कि ये बिजली चोर है। जाहिर बात है, काम आपने ही करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें एक ऑपरेशन ये बता दें, एक ऑपरेशन ये बता दें जहाँ पे लेस्को वाले कहें कि हमारा ऑपरेशन इसलिए नाकाम हुआ था कि पुलिस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। एक बता दें। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो नहीं है ना। तो मसला ये है कि आप कहते हैं कि मैंने आपसे काम नहीं करवाना, 2 हफ्ते पहले आपसे नेगोशिएट करेंगे, 3 हफ्ते फिर आगे चले जाएंगे। मतलब लेट्स सपोज क्या श्योरिटी है जो जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ से आमिर भाई फैक्ट्री सील करके जाते हैं, बिजली चोरी हो रही है, अगले दिन फैक्ट्री खुली फिर दोबारा काम हो रहा होता है। कल ये खबर आई थी, शालीमार के एक्सचेंज जो है उन्होंने एक बिजली चोर पकड़ा था, फर्नेस चला रहे थे और शायद सिपरा मेरे साथ ही बैठा था। तो जब खबर उसके पास आई तो डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसको भाई कहाँ से, कहता है 11 kVA से मुमकिन ही नहीं है कि लेस्को की मदद के बगैर 11 kVA से कुंडा लगा। सही बात है, डायरेक्ट वो पहले उसको बंद करते हैं पीछे से, बंद करने के बाद इसको कनेक्ट किया होगा। उस फैक्ट्री वाले ने एक ट्रांसफार्मर अपनी फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था। अच्छा। उस डायरेक्ट कुंडे से 11 kVA से 11 kVA की तारें, इतनी मोटी तारें, हाँ, अच्छी वो जाके फिर एक ट्रांसफार्मर में वहां से डिस्ट्रीब्यूशन थी उसकी। अच्छा, वो पकड़ लिया। फिर वो एक उसने वाकया बड़ा जबरदस्त सुनाया, बिजली चोर का कुत्ता। अच्छा। ये कोई कहानी नहीं है, शायद सिपरा ने सुनाया, शालीमार के इलाके में जहाँ पे ये फर्नेसेस है सारी। जी बिल्कुल। उसने बताया कि यहाँ पे एक बिजली चोर थी फैक्ट्री, उसकी एक गली थी, पिछली तरफ से एक ट्रांसफार्मर से उसने 11 kVA ली हुई थी तार अपनी फर्नेस चलाने के लिए चोरी की। बचने के लिए, मुलाजमीन से बचने के लिए उसने वहाँ एक बुली कुत्ता बांध दिया उस खंबे के साथ और उस पर एक मुलाजम रख लिया। जब भी वो लेस्को वाले जाते थे वो कुत्ता छोड़ देते, लेस्को वाले भाग जाते। अच्छा, वो कहता है जी बड़े अरसे ये मजाक चलता रहा, लेकिन वकास की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, पुलिस वाली बात। आप पुलिस लेके जाएंगे? फिर हमने, कहता है फिर उन्होंने क्या किया कि पुलिस की मदद ली। पुलिस ने कहा जी हम फायर मार के कुत्ता भी मार देंगे, मुलाजिम भी मार देंगे। डराया उनको, मुलाजिम कुत्ते को लेके साइड पे हुआ। तब जाकर उस बिजली चोर की वो फर्नेस से बिजली काटी गई। कितनी मुझे चीज है। आप मुझे बताएं, बिजली चोर अच्छा, ये शायद सिपरा के बकौल ही था कि रेंजर्स जो है, कल वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था बैठा हुआ, तो कहता था रेंजर्स के आने से बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। उस पर पुलिस पर सियासी दबाव आ जाता है, रेंजर्स पे नहीं आता। DG रेंजर्स को फ़ोन करने से पहले कोई MPA MNA सोचेगा कि मैं किससे बात करने लगा हूँ, लेकिन मुतलका DSP SP SHO वकास इन पर है पॉलिटिकल। सर मेरा सवाल एक ये है, ये जो 11 kV से कुंडा लगा हुआ है, ये डिसाइड किसने करना है कि ये बिजली चोरी हो रही है कि नहीं? ये तो लेस्को ने करना है। पकड़े उसको भी, वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। मैंने शायद सिपरा साहब मेरे साथ काफी देर यहाँ इस बैठकर इसी खबर को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आमिर भाई वो जो कहता है आप सोच नहीं सकते, अगर ये मालक होता ना वहाँ पे जहाँ ये बिजली चोरी जब पकड़ी एक्शन शालीमार ने, मुलाजम था, शुक्र करे, मालक होता उसने फायरिंग करवा दी। ये करोड़ों रुपए का भाई महाने का वो गपला है। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक फर्नेस चलाने के लिए कहता है करोड़ों का बिल होता है और वो सब बिजली चोरी करते हैं और खुलेआम करते हैं। अच्छा हुआ रेंजर्स आई, मैं कहता हूँ रेंजर्स छोड़े फौज आ जाए, लेकिन इन बिजली चोरों को पकड़ना चाहिए। FIA पकड़े, अगर हमारी जरूरत है तो हम भी जा सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी लेवल पे हमारे हमसे बिल लेते हैं ये वाला। सही बात है, जा सकते हैं अच्छे खासे बड़े लेवल पे। बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन हमें इसका नतीजा अगर अच्छा मिल जाए तो क्या ही जबरदस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आएंगे। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा सराहते हैं उन लोगों को जो कि दर्द दिल रखते हैं, जो कि किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज के दौर में ना, जहाँ हर तरफ भाग दौड़ लगी हुई है, बस नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई अपनी दौड़ में आगे निकलने को तैयार है। ऐसे में किसी के लिए कुछ करना बहुत अहमियत रखता है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी मेहमान से जो कुछ अनोखा काम भी कर रही हैं, क्योंकि हम कहते हैं कचरा घर से बाहर निकालो, फेंक दो, और उस कचरे में से आप कुछ चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिनको आप रिसाइकल करके ये करते हैं कि जी उनको आपने आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स इन्होंने बनाए, इसी कचरे को सेल करके इन्होंने प्लान ये किया कि जी इन्होंने किसी के लिए कुछ करना है, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है। ये जो स्कूल्स आप देख रहे हैं, इनकी काविश की वजह से बनाए गए। 11 ब्रांचेज़ हैं शहर में, और दूसरे शहरों में भी इनकी ब्रांचेज़ हैं। और अच्छी बात यह है कि 20 साल से ये जो है ये ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अब जो बच्चे इनके स्कूल्स में पढ़े वो आगे चल के बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। अपनी मेहमान का तारुफ मैं कराना चाहूँगी। सोशल वर्कर हैं रुबीना शकील साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सराहना चाहूँगी आपकी काविश को, बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त इक़दाम कर रही हैं। बट आई एम सॉरी, बड़ा अजीब लगता है कचरे को पकड़ना, उसको कलेक्ट करना, ये कैसे प्लान किया आपने? जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये जो आप सवाल मुझसे कर रही हैं ये पहली दफ़ा सवाल नहीं हो रहा। मुझे अर्सा है 22 साल से ये काम कर रही हूँ, तो मुझसे ये सवाल हर दूसरा बंदा कर रहा होता है कि यार पढ़ लिख के ये तुमने क्या किया है कि कचरा उठाना शुरू कर दिया। हाँ। तो और इतने लोग उठाने के लिए मौजूद थे, फिर इतना पढ़ना क्यों? तो फिर मैं सबको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस मुल्क ने मुझे पढ़ाया है, मैं एक गरीब मुल्क की शहरी हूँ, मुझ पर एक माल लगाया गया है और मुझे मुल्क से बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा गया। तो अब मेरा वक़्त शुरू हुआ है कि मैं इसको वापस क्या करूँ। बहुत से लोग बहुत काम करना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में होते हैं कि वसाइल कम हैं और वसाइल सारे जमा होंगे तो फिर हम करेंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं कब तक अपने मुल्क को या अपने लोगों को कहूँ कि जी पहले ढेर सारा पैसा दो फिर मैं कुछ करूँगी। तो फिर यही जहन में आया कि जैसे हमने बाहर के मुल्कों में देखा कि वो अब कूड़े को उन्होंने ज़ाया होने से बचाया हुआ है और उसको एक प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपनी ताकत बना लूँ। अच्छा। कूड़े को, तो मेरा स्लोगन है कूड़ा बचाओ और बच्चा पढ़ाओ, क्योंकि एक वाहिद ज़रिया है, आप चाहे अपने ख़ानदान में खुशहाली लाना चाहते हैं, अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, इवन कि अपने मुल्क में, तो एक वाहिद ज़रिया है कि तालीम। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये आइडिया फिर कितनी देर पहले आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और स्टार्ट कैसे किया? जी मैंने शुरू तो 2003 में किया। 5 साल तक तो मैं ज़कात और खैरात लोगों से इन्वॉल्व करती रही उन्हें, और उनको कहा कि बच्चों को स्पॉन्सर करें। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे एक साथी को कुछ मसाइल हुए, तो उन्होंने कहा रुबीना अब हम ना बहुत ज़्यादा आगे तक आपके साथ नहीं जा पाएंगे। उस वक़्त मेरा ख़र्चा जो था 75,000 रुपये था, आज से 16-17 साल पहले। आज ये 1 करोड़ रुपए पर मंथ पे है। मैंने कहा अगर ये साहब चले गए तो वो जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं 200-250 बच्चा, तो मैं जाके क्या कहूँ कि XYZ अब कल से नहीं हमें डोनेट करेंगे, तो आप बच्चों अब नहीं आओगे, या टीचर्स अब जॉब पे नहीं हो। एक लम्हे के लिए तो मैं चकराई, लिटरली मैं फिर बैठी और फिर मैंने सोचा कि मैं कर क्या रही हूँ। आया मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसमें कम्युनिटी साथ दे सकती है, तो मुझे इसे जारी रखना है, और अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी अर्निंग के लिए कर रही हूँ तो फिर मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, मुझे आई शुड डू अनदर वर्क। फिर मुझे यही जवाब मिला कि पीछे जो हिडन एजेंडा है वो यही है कि मेरे मुल्क के लोगों का फ़ायदा हो, और फ़ायदा भी उनका हो जो अपने वसाइल कम होने की वजह से एजुकेशन की तरफ नहीं आते। मेरा मेन फोकस ही उन्हीं पे है, और मेरे स्कूल्स भी इस्लाम एरियाज़ में हैं। तो फिर एक दफ़ा हिम्मत पकड़ी और फिर रिकॉल किया कि मैं जब बाहर पढ़ने गई थी तो क्या हो रहा होता था। तो मेरी उन्हीं दौरान एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि वाई आर यू सो सैड। मैं कही इस तरह आया, तो उसने एक जुमला कहा कि तुम पैसों की वजह से ये खैर का काम ना छोड़ना। इट वॉज लुकिंग अ जॉब कि यार पैसे मेन चीज़ है आपको काम करने के लिए, लेकिन अगला कह रहा है पैसों की वजह से ये ना छोड़ना। तो मैं व्हाट शुड आई डू? उसने कहा यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क, यू हैव द पोटेंशियल। सो शी गिव द क्लू कि इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर द रिसाइकलिंग तो यू कैन जनरेट द फंड। हमने अपने एक साथी को कॉल की, उनसे कहा अपना घर का सूखा कूड़ा जमा करो और हमें कॉल करो। उस वक्त तो बड़ा और सा लग रहा था कि यार ये क्या आप हॉकर बन गए हैं,
हाँ। तो बट आई ट्राई माई बेस्ट के यार उसे समझा सकूं। तो हमें पहला जब कूड़ा उसने कॉल करके हमें भेजा और मैंने ऐसे बददिली से कहा कि जाओ यार ये सेल कराओ अपने मुलाजिम से, तो दैट टाइम दैट वाज 32 या 37 रुपीज़, 30s के रेंज में वो पैसे थे। और आज से 17 साल पहले पेंसिल 2 रुपये में 5 रुपये में बड़ी अच्छी आ जाती थी, अब तो नहीं आती। लेकिन वो 37 रुपये मैंने कितनी देर ऐसे करके देखे कि ये तो कमाई से आए हैं, मतलब ना मैंने ज़कात मांगी है ना खैरात मांगी है। तो अगर इससे 10-15 पेंसिलें आ सकती हैं तो इस कूड़े से बहुत कुछ हो सकता है। तो दैट वाज द फर्स्ट डे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 टन जो है ना कूड़ा जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे लाहौर के, और लाहौर से बाहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम डेली जाते हैं। सुबह एक शेड्यूल्ड गाड़ियाँ होती हैं जो जाती हैं। अच्छा। घरों से सूखा कूड़ा आता है और वो सेग्रीगेट होता है, और उस सेग्रीगेशन में बहुत सी चीज़ें से मज़ीद उसमें से वसाइल निकले, बहुत से लोगों को रोज़गार मिला। सबसे पहले तो सेग्रीगेट करने वाले 4 बंदे हैं, फिर आगे कारपेंटर हमें रखना पड़ा, क्योंकि अगर लकड़ी का सामान आता है तो वी मेक द फर्नीचर फॉर द क्लासरूम, वी आर नॉट गोइंग टू बाय कि हम जाके फर्नीचर ख़रीदें। फिर हमें इलेक्ट्रीशियन रखना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सा सामान ऐसा भी आता है जो रिपेयर होकर उस सेल होता है। तो हमने थ्रेफ्ट शॉप बनाई, उस थ्रेफ्ट शॉप पे वो चीज़ें सेल हो जाती हैं। इसी तरह फिर हमें मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो हमें 1 साइडेड सफ़ा देती हैं, तो हम वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द पेपर्स फॉर द प्रिंटिंग एंड फॉर द क्लासरूम्स। तो लॉट ऑफ पेपर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं जो हम 1 साइडेड यूज़ करते हैं। फिर हमें बहुत से स्कूल्स ने हमें अपनी सारी डेकोरेशंस दी, तो हमें टीचर्स हायर करनी पड़ी जो कि आर्ट से ताल्लुक़ रखती थी। तो इफ़ यू गेट अ टाइम यू कम एंड विजिट आवर स्कूल्स, तो आप देखेंगे कि वो किसी अच्छे स्कूलों से कम स्कूल नहीं है। और यू कांट इमेजिन कि ये कोई चैरिटी पे चलने वाला स्कूल है। इस वक्त 7000 से ज़ायद बच्चे 100% फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, और दोपहर का खाना दे रहे हैं, उन्हें दूध दे रहे हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और उनको अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं कि यू कैन बिकम अ वेरी बेनिफिशियल। तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनते हैं। आपने काम शुरू किया, आपके साथ आपकी टीम मिलती गई। मुझे ये बताइएगा कि कितना मुश्किल है अभी भी, क्या क्या रुकावटें आपको फेस करनी पड़ती हैं? ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं फैमिली में बड़ा लोग कहते हैं क्या अजीब सा काम शुरू कर दिया, अपने घर से ही लोग जो है वो आपको। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मेरी अपने बच्चे वाज फीलिंग शाय कि मामा इज़ गोइंग टू डू दिस, कि वो कचरे में जाती हैं और फिर उसको सेग्रीगेट करवाती हैं और ख़ुद भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन और फैमिली के मेंबर तो आपको मैंने बताया कि अगर स्कॉलरशिप पे बाहर भी पढ़ना था फिर आके कूड़ा ही उठाना था तो बेहतर था, और भी तो लोग उठा ही रहे हैं ना। परेशानी तो होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि उनको एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो हम गलत थे, ये सही था। इवन अब वो जो हमारे मुखालिफ थे, हमारे मोहब्बत के जज्बे में मुखालिफ थे ना कि पढ़ने के बाद ये क्या है, अब वो खुद एक बेहतरीन साथी हैं हमारे साथ। और आज 11 स्कूल हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे मुल्क के लोग, मेरे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें ये नहीं कि मैं आपको देख के या मीडिया पे बैठी टीवी पे बैठी कह रही हूँ, ये मेरा 22 साल का तजर्बा है कि मेरे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ यकीन आने की देर है, उन्हें पता चल जाए ना कि ये वाकई स्कूल चल रहे हैं इस तरह। तो मेरे ख्याल में मेरा ये दावा है, जैसे मैं कहती हूँ कि कूड़ा बचाओ बच्चा पढ़ाओ, मेरा ये दावा है कि आप एक दफ़ा स्कूल आएंगे, क्या तरीके तो दिल आप वहीं दे के जाएंगे। क्या सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं? जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? असल में हमारा टारगेटेड वो है जो ज़कात और खैरात के एलिजिबल है, कि बाकियों को तो ज़रूरत नहीं ना, तो हम सबसे पहले उनको ही कैटर करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता दें, हम तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे टायर शॉप पे काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, तो क्या ये भी कैंपेन शुरू की जाती है कि जब आप फ्री पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को इस तरफ लेकर आएं? बहुत दफ़ा कर रही हूँ, कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। ख़ासकर मुझे जो हर्ट करता है वो बच्चा कर रहा होता है जो कि किसी दुकान पे बैठा काम कर रहा है, या अर्ली मॉर्निंग वो पिक कर रहा होता है और उसके कंधे पर एक वो बैग होता है। मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी या कोई इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। उसमें अगर आप अपने बहन भाई या औलाद देखें तो आपका एक सीना फटता है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एजुकेशन के मैयार पे आ जाते हैं, टीचर्स रखना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्वालिटी एजुकेशन भी, फिर आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप अगर कौम के मेहमान तैयार कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो रिस्पॉन्सिबल शहरी भी बन सके। जी, मैं किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि टीचर्स ट्रेंड ना हो। टीचर्स के अंदर एक जो मैं दिया जलाती हूँ कि भाई आपने इसको किस तरीके से तरबियत भी देनी है, सिर्फ हमें सर्टिफिकेट नहीं देना इनको, तो एक पूरे जज्बे के साथ उनको पढ़ाया जा रहा है और टीचर्स ट्रेंड है, किसी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं है। इवन क्लासरूम डेकोरम पर भी
और जो भी उनका डेकोरम है कि हम ये नहीं, टीचर्स को इससे गर्ज नहीं है कि ये ज़कात खैरात या कूड़े से पैसा आ रहा है, तो वो शी हैज़ टू डू एक्सीलेंट जॉब इन द क्लासरूम। इवन कि बहुत सी मेरे साथी हैं जो फॉरेनर्स, मेरी फ्रेंड्स हैं, हम उनसे भी टच रहते हैं कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ बताते जाएं। अली इंस्टीट्यूट भी टीचर्स भेजती हूँ, उनसे टीचर्स या स्कूल का गर्ज नहीं, वो मेरी गर्ज है मैं कूड़ा उठा के फंड लाऊँ या कुछ। इट शुड बी द एक्सीलेंट। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, मुखैर हजरात भी क्या आपसे राब्ते में रहते हैं, क्या वो भी हेल्प करते हैं? क्योंकि स्टिल अगर आप 11 स्कूल चला रही हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अखराजात पूरे कर सके, बच्चों की छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरियात। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास तो यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं, बैग्स खरीदने के पैसे नहीं। ऐसे ही है। मैं फिर आपको कहती चलूँ कि मेरे मुल्क के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 22 साल में जब 1 करोड़ रुपए पर मंथ में ख़र्चा कर रही हूँ, तो उसमें से हमारा 40% ड्राई वेस्ट से आ रहा है, बाकी 60% जो है ये मुखैर हजरात ही कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। खाने के माशाल्लाह रोज़ाना के इतना खाना पकना, 7000 बच्चों का खाना पकना। फिर हम झुग्गियों में डायरेक्ट काम करते हैं, जोहर टाउन में जितनी झुग्गियाँ हम डायरेक्टली उधर जाते हैं और हमारी क्लासेस होती हैं और बच्चों को खाना दिया जाता है। तो मुखैर हजरात 3-4 शक्लों में साथ हैं मेरे। अगर आप इतना टाइम दे रही हैं तो फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कहाँ स्टैंड करती है? मतलब ये तो फुल टाइम जॉब लग रही है। मेरी पर्सनल लाइफ मुझे लगता है जन्नत में स्टैंड करती है, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ करने में जो एंजॉयमेंट मिलती है उसका मेरे ख्याल में मैं बयान नहीं कर सकती। तो मुश्किल नहीं होता घर को टाइम देना? और बीइंग अ मुस्लिम, आप और मैं ये बिलीव रखते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए भी स्ट्रगल कहीं से हो रही है। मेरी बेटियां माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड वगैरह और मेरे बहन भाई मेरे बेहतरीन साथी बने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट में हर चीज़ को करने में आपको मुश्किल है, लेकिन मैं सबको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप कुछ कर गुजर रहे होते हैं और उसके बाद जो उसका पे बैक आता है। नो डाउट। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो ये कि मेरे मुल्क का हर वो एरिया जहाँ बच्चा स्कूल नहीं जाता, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है इंशाल्लाह, और हर इलाके में जाके लोगों को समझाना है कि मत दो जेब में से पैसे, मत करो कुछ भी। या तो फिजिकली आ जाओ अगर आप रिटायर्ड हो, खवातीन या मर्द, फिजिकली आके बच्चों को उसको तरबियत दें, या सूखा कूड़ा कम से कम बिछा लें। डेली हमारे लाश ना जानने बगैर आप देखें डेली बहुत सा कूड़ा पैदा हो रहा है। आपका ब्रश टूट रहा है, आपकी शैम्पू की बोतल खाली हो रही है, आपकी पानी की बोतल खाली हो रही है, आप टिश्यू बॉक्स फेंकते हो, आप चाय की पत्ती खोलते हो, आप माचिस की डब्बी फेंकते हो। इवन कि मैं अब नई स्कीम ये है कि जो माचिस की तीली आप जलाते हैं उनको भी सेव करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ईंधन बन सकता है आपके लिए। वी रियली अप्रिशिएट कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं, और इसी तरह से तमाम लोग अगर अपने हिस्से का एक एक दिया जलाने लग जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी आसानी हो सकती है, हर तरफ रोशनी हो सकती है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन नया शहर बनाने का जिम्मेदारी जो कि रूडा ने उठाई है, जहां पर हम देख रहे हैं तेज़ी से काम जारी है और वो तमाम मराहिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव किए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं टाइम गुजरता जा रहा है और बेहतरीन एक शक्ल में सामने आते जा रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो जिन मसाइल का हमें सामना है, हम आबो हवा की बात करते हैं, हम ग्रीन एरिया की बात करते हैं, हम ज़ेर ज़मीन पानी की सतह की बात करते हैं, इन तमाम मसाइल को देखते हुए नए शहर की ज़रूरत बेहद थी और इन तमाम मसाइल का हल निकालते हुए ही ये नया शहर बनाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि इस नए शहर में वो तमाम सहूलियात मौजूद हों, वो तमाम इश्यूज़ ना हो जो अभी हमें फेस करने पड़े, वो चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, वो चाहे आबो हवा से रिलेटेड हैं। सो आज हम रूडा के स्पेसिफिकली चहार बाग से रिलेटेड बात करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त, दिलकश और प्राइम इनका प्रोजेक्ट है जी। इसके फ़ेज़ 1 पे काम तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। फ़ेज़ 2 पे भी काम इसका चल रहा है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल रूडा हैं गुलाम तहसीन अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले कुछ चहार बाग के बारे में मुझे बता दीजिएगा। बेसिकली क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दिलकश इसी प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं रूडा में, सो इसकी कुछ हमें बता दीजिएगा क्या क्या इसकी अहम चीज़ें हैं।
जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। चहारबाग इज़ अ फ्लैगशिप मेगा प्रोजेक्ट ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2022 में ये लॉन्च हुआ। दो कैटेगरीज़ के इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और कुछ कमर्शियल थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सिंस स्टार्ट, और 2022 में लॉन्च होने के बाद 2023 के एंड और 24 के स्टार्ट तक ये सारा जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। इसका पेमेंट प्लान बड़ा इजी रखा गया था एंड यूज़र्स के लिए टू फैसिलिटेट देम। 3 इयर्स का पेमेंट प्लान था इंस्टॉलमेंट का, और 2 इयर्स का पोजीशन कमिटमेंट थी कि 2 साल बाद पोजीशन हम दे देंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नेक्स्ट मंथ में पोजीशन देने जा रहे हैं इनकी। दैट्स रियली ग्रेट। 85-90% तक इसका डेवलपमेंट सारा कंप्लीट हो रियली चुका है। अप्रिशिएट कि वो जो डिफरेंट हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक इम्पैक्ट सुना ना, बताया कुछ जाता है होता कुछ है। जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये वाले मसाइल का सामना नहीं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो चीज़ कही गई है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। हमारी 2 मेन USPs रही हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और उसकी बैकिंग है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि कोई इसमें प्लॉट से ज़्यादा कोई सेल हो सकेगी या नहीं। एंड सेकेंडली इसकी लोकेशन विच इज़ लोकेटेड ऑन द मेन रिंग रोड ऑफ लाहौर। तो ये 2 मेन USPs हैं। और तीसरा ये है कि जो हमने कमिटमेंट की थी पोजीशन के लिए वो अब डिलीवर करने जा रहे हैं। तो एंड यूज़र के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जैसे आप जाते हैं ऑन साइट उसकी डेवलपमेंट्स देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं, तो ये हमें सक्सेसफुल एक माइलेज देता है अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी आपका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है? फेज़ 1 इज़ कम्प्लीटेड और फेज़ 2 इज़ आल्सो हमने लॉन्च कर दिया है 2024 के मिड में, जिसकी भी तकरीबन 50% की इन्वेंट्री की सेल हो चुकी है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है एज़ पर आवर मैनेजमेंट विजन। इसमें जैसे मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज़ के प्लॉट्स थे, सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल। फेज़ 2 में हमने पब्लिक डिमांड को देखते हुए और करंट इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए 3 मरला से स्टार्ट किया, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला रिहायशी कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। और चहारबाग इनक्लेव जो फेज़ 2 है हमारा, उसमें हमने 4 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया और 3 साल के बाद पोजीशन देने जा रहे हैं उसके ऊपर। सही। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि आपने जैसे कहा कि चहारबाग इनक्लेव को भी लोगों का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फीडबैक आ रहा है। सो इसके लिए क्या आसानी से आपके 1 विंडो ऑपरेशन पे आके इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जो लोग चाह रहे हैं यहाँ पर बाई करना अपना प्लॉट वगैरह, उनके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारी साइट पे सारे फॉर्म्स और इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है। यही हमारी रिक्वायरमेंट भी है एज अ पब्लिक डिपार्टमेंट कि पहले हमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र करना होता है। उसके बाद जो इन्वेंट्री अगर रह जाती है तो हमारे रजिस्टर्ड सेल्स पार्टनर होते हैं, उनके थ्रू फिर हम इन्वेंट्री सेल करते हैं। ऑन साइट भी उनके ऑफिसेज हैं और हमारी वेबसाइट पे सारे पार्टनर्स की लिस्ट मौजूद है। किसी भी एंड यूज़र को चाहिए होता है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ का कैसा रुझान देख रहे हैं आप रूटा? फेज़ 1 में तो बहुत इनकरेजिंग रिस्पांस था। जब हमने स्टार्ट किया तो उनको हमने वैसे 5% तक का डिस्काउंट ऑफ़र भी किया था, जिसकी वजह से भी था, और वैसे भी प्रोजेक्ट की वजह से और लोकेशन की वजह से और एमिनिटीज़ यूज़ की है उस वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो अप्रॉक्सीमेट 30-35% हमें जो एप्लीकेशंस आई हैं फेज़ 1 की, दैट इज़ ओवरसीज़। और यही उसी सक्सेस को सामने रखते हुए फेज़ 2 का भी इनकरेजिंग रिस्पांस है। प्लस हमने अब कुछ डिस्काउंट्स थोड़े से इंक्रीज़ भी कर दिए टू अट्रैक्ट देम, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसमें FDI की वो भी है कि हमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो उसको इनकरेज करने के लिए तो डिस्काउंट्स भी हैं। और चूँकि अमेनिटीज़ अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, डिलीवरी होने जा रही है इनकी, तो क्लाइंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सही। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है जब आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स मज़ीद आते हैं और लोगों को बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती है। सो क्या समझते हैं, अब क्या काम उसी रफ्तार से चल रहा है? लोग अगर आपसे रब्ता करें और जो टाइम पोजीशन का बताया जाता है उसको लेकर, अभी तो हम देख रहे हैं जिस तरह से स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, काम भी आपका तेज़ी से चल रहा है, कोई रुकावट तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट नहीं रही। और चूँकि मैनेजमेंट का विजन ऐसा रहा है कि क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है उनको, और सबसे बड़ी फैसिलिटेशन रियल इस्टेट में यही होती है कि हम टाइम पे पोजीशन दे दें। आपका डेवलपमेंट का काम टाइमली हो रहा हो, वो विजिबल नज़र भी आ रहा है ऑन ग्राउंड। तो USB भी यही रही है कि प्लॉट्स हैं, फाइल्स नहीं हैं, जितने प्लॉट्स हैं उतनी ही सेल हुई है, प्लस डेवलपमेंट हो रही है। एज़ पर आवर रिस्पेक्टेड CEO's विजन, हमने जो पोजीशन देने जा रहे हैं उसमें भी एंड यूज़र को
डिस्काउंट देने की प्लानिंग की है। तो जो भी एंड यूज़र अभी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, तो बाय 14 Feb अगर वो लम सम अपफ्रंट पे कर देते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस में भी उनको 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट। सही। एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाहौर की मिसाल देखें ना, तो अब तो अनफॉर्चुनेटली ये रहा ही नहीं कि आपका कमर्शियल एरिया अलहदा है और रेजिडेंशियल मिक्स ही हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ इंश्योर की जा रही है कि आपका कमर्शियल एरिया अलहदा है, रेजिडेंशियल अलहदा, ताकि ये मसाइल लोगों को सामना ना करना पड़े। जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें क्या हर तरह से आप कर सकते हैं? दोनों जो फेजेस हमारे अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जी। फेज़ 1 चूँकि बड़ी कैटेगरीज के प्लॉट्स थे तो उसमें मिनिमम जो कमर्शियल प्लॉट है दैट इज़ 2.5 कनाल, फिर उसके बाद 5 कनाल के हैं, फिर 10 कनाल के हैं, फिर 16 कनाल के हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो डिफरेंट यूजेज की हैं। मेनली मिक्स यूज़ डेवलपमेंट होती है इसमें, जिसमें कमर्शियल भी होता है और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होते हैं। फेज़ 2 में चूँकि प्लॉट कैटेगरीज डिफरेंट है, उसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी छोटे साइजेस के हैं जस्ट एज कम्पेयर टू जो रेजिडेंशियल होंगे, ताकि एक सूटेबल मिक्स यूज़ उनका रहे। और अगर हम फेज़ 1 में देखें तो जो मेन कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो मेन रोड पे हैं, जो कि हमारा 200 फीट चौड़ा रोड है, मेन जो रोड है जो एंटर कर रहा है फेज़ 1 को। और एक मेन जो फैसिलिटी एडवांटेज हम कहते हैं चारबाग के लिए ओवरऑल, दैट इज़ इट्स डेडिकेटेड इंटरचेंज, जो कि हमें अप्रूव्ड है फ्रॉम रिंग रोड टू चारबाग। अच्छा। ये भी एंड यूजर्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बेस्ट एक्सेस होगा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का ऑन रिंग रोड। बिल्कुल। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना कि आप ज़बरदस्त सहूलियात दे रही हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे स्कूल कॉलेजेस भी होने चाहिए, आपको आपके बिल्कुल ही करीब अस्पताल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल भी होने चाहिए, आपके रोड कुशादा होने चाहिए। तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें लोगों को मैसर होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि पूरा प्लान इसका स्ट्रक्चर है। तो इस फेजेस में पहले फेज़ में स्कूल भी है, जामिया मस्जिद भी है, हॉस्पिटल की भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, ताकि जो हमारे रेजिडेंशियल क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे उनको कहीं और ना जाना पड़े और सारी फैसिलिटीज़ उनको विद इन देयर प्रीमिसेस उस सोसाइटी के अंदर मिल जाएं। और फेज़ 2 अगर हम देखें तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम फेज़ 1, तो वो भी इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अपने फेज़ में अपने उस सोसाइटी में मॉस्क, मेडिकल सेंटर और इस किस्म की सहूलियात वहाँ पर मैसर होंगी ऑन देयर डोर स्टेप। सही। एक और अहम चीज़ जो अभी हमें फेस करनी पड़ी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का है, ट्रैफिक बेहंगम है, सो ये सब चीज़ें क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि नए शहर में कम से कम लोगों को इन मसाइल का सामना ना हो, आपकी ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये स्मॉग तो अब हर साल इसका सामना रहेगा। तो क्या ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा हैं कि इस नए शहर में आने वाले वक्त में इन मसाइल का सामना ना हो? जी फॉर श्योर, रूडा की मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है। जैसे मैंने बताया कि इट विल बी द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रिवर फ्रंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि 46 किलोमीटर तक है और 1,40,000 एकड़ है। तो उसका मेन मकसद ही जो प्रेशर्स हैं या जो चैलेंजेस हैं लाहौर के, उसको ईज़ करना है, जिसमें पॉपुलेशन चैलेंज है, पोल्यूशन चैलेंज है, वाटर जिस तरह आपने बताया तो मसले मसाइल आने वाले दिनों में उसको कैटर करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा फेज़ 2 की। अभी तकरीबन 180-185 एकड़ तक ये सोसाइटी हमारी होगी फेज़ 2 में। उसमें मिनिमम 8 to 9% विल बी द ग्रीन एरिया, विच कंसिस्ट तकरीबन 12 एकड़ तक रहेगा। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग की गई है। प्ले ग्राउंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं आजकल सहल पसंदी होगी है, अगर आप डोर स्टेप पर रिहायशी इलाकों में भी अच्छी ग्राउंड्स अवेलेबल होंगी, लोगों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। ये हम चीज़ें सोचते हैं ना कि ये होना चाहिए, हमारा घर ऐसी जगह पर हो कि करीबी ग्राउंड हो, बच्चे इससे फैसिलिटेट हो सके, आपको साइकिल ट्रैक की सहूलत होनी चाहिए, करीब कोई पार्क ऐसे होने चाहिए कि आप शाम में जाकर आप खुद भी जो है वो महसूस हो सके। तो ये तमाम सहूलियात मौजूद है। जी बिल्कुल, सारी सहूलियात हैं जिस तरह मैंने बताया प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज जो मैंने लोकेशन का आपको बताया कि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है चारबाग से, दैट इज़ अ 10 मिनट्स ड्राइव। लाहौर सियालकोट मोटरवे इज़ अ 5 मिनट्स ड्राइव। और किसी भी मेन आपने कनाल रोड पे या लाहौर के दूसरी तरफ जाना है, दैट विल बी मैक्सिमम 10 मिनट्स ड्राइव। तो जो सहूलियात सोसाइटी के अंदर हैं वो तो हैं, और प्लस जो उसका एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स
मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, वो भी आपके 5 to 10 मिनट्स ड्राइव पे मौजूद होंगी सारी। नॉर्मली हम देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, आप जब आते हैं तो आपको पता चलता है जी यहाँ पर ये मसाइल हैं, पानी का मसला है, सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ तो गैस मैसर नहीं है, सो बहुत सारे मसाइल होते हैं। सो ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि कम से कम लोगों को इन मसाइल का सामना ना हो? वी आर वेरी मच कमिटेड कि जी जब हम पोजीशन देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एंड यूज़र के लिए अवेलेबल हों। गैस का अप्रूवल हो चुका है, हमने अपने एंड यूज़र्स को इन्फॉर्म कर दिया तो दे कैन अप्लाई फॉर देयर कनेक्शंस बिफोर दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस, जो कि अगले 1-2 महीने में वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हमने इंश्योर की हैं और हम इनक्रेज करते हैं अपने एंड यूज़र को, क्लाइंट्स को, कि वो जाएँ विज़िट करें ताकि वो ऑन स्पॉट प्लॉट्स और डेवलपमेंट को देख के थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए। सबसे बड़ी ये चीज़ है और यही आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ बताया कुछ जाता है और होता कुछ है, लेकिन जब आपके एंड यूज़र को कहा जाता है आप खुद जाकर विजिट कर सकते हैं तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज है जी 21 जनवरी, तो जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जाएंगे, लिस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन इससे पहले हम स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं। तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त, और क्योंकि हमारी तो एक रिवायत है कि जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एम्प्लॉयज़ को स्पेशल तरीके से विश किया जाता है, तो हम ज़रूर आपको कामरान स्पेशल तरीके से विश करना चाहेंगे। कामरान अली खान साहब की बर्थडे है, जो कि सीनियर मैनेजर ट्रांसमिशन है। तो कामरान हमारे बहुत ही पुराने कलीग हैं, बहुत ही सीनियर हैं। सो कामरान, आपको सालगिरह की हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बर्थडे लिस्ट मेरे पास है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसकी तरफ हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। राय अब्दुल रहमान खरल की सालगिरह है, अब्दुल अहद की सालगिरह, इरम हयात खानजादा, फिर फातिमा की सालगिरह है और अब्दुल मतीन। आपको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। तो आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अपने पिक्चर्स और अपना नाम हमें व्हाट्सएप करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अब शामिल करेंगे आज के भाव। मायदा हमें ज्वाइन करिए, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू।
सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास रेट लिस्ट इस वक्त मौजूद है, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले आलू की कीमत की बात कर लें तो 36 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 40 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज दर्जे अव्वल की अगर हम बात करें तो 88 सरकारी नर्ख, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 95 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है 54 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 60 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन देसी की अगर हम बात करें तो 530 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 555 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों के हवाले से देखा जाए, मेथी की अगर बात करें हम तो 38 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 40 रुपीज़ तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बैंगन 47, जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की अगर हम बात करें 124 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 130 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शलजम की अगर हम बात करें, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपडेट किया। तो प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।